जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोश स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता तो दिया, ठीक है। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है, ताकि अपने डेली करंट अफेयर के टारगेट को वो पूरा कर सके। छोटा सा सेशन मैं रखता हूं, इस छोटे से सेशन में सारी चीजें कवर कराने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए हम डायनेमिक पोर्शन भी पढ़ते हैं और स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं, मतलब कि घटनाक्रम से संबंधित जानकारी भी लेते हैं और उससे क्या क्या ऐतिहासिक पल है उसके, क्या क्या उसके स्टैटिक पोर्शन है, कहाँ उसकी स्थापना हुई है, कहाँ उसका मुख्यालय है, अगर कोई केंद्र है, किस प्रकार की नियुक्ति है, उससे पहले अगर नियुक्ति हुई है तो वो नियुक्ति जो करता है या नियुक्ति जिसकी हुई है वो कौन सा कार्य करता है, इन सभी चीजों को हम कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी के साथ। सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी, मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, मेहनत सिर्फ इतना करना है आपको कि आपको पढ़ना है, अपने पढ़ाई को समय देना है, अपना समर्पण देना है, तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलो, किसी विद्वान ने कहा है पढ़ा लिखा कभी जाया नहीं जाता। अब आते हैं, हाल ही में मेटा ने भारत के लिए नया प्रबंध निदेशक प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास, सी ऑप्शन सही होगा। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। साक्षी कंसिस्टेंट है, वेरी गुड साक्षी, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद है कैलाश कंवर राठिया जी, ओके, कैलाश कंवर राठिया कह रहे हैं एक नंबर सर, ऐसे एक नंबर के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेहतरीन वाला सिग्नेचर से। कैलाश आपका स्वागत है, पहली बार आपका मैंने कमेंट पढ़ा और कैलाश वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए उसके बाद है कुंती यादव, जलवायु में लंबे समय का ध्यान किया जाता है जैसे कि 35 साल और मौसम में कुछ पल का जैसे कि मौसम में चेंज देखने को मिलता है, नहीं रहता उसे ही मौसम कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और किताबी भाषा में बोलूं, क्या नाम है, कुंती पहली बात तो आपका स्वागत है। और मैं बताना चाहूँगा कि जलवायु और मौसम में यही अंतर है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है, अर्थात हम बचपन से अब तक देख रहे हैं कि ये चल रहा है कौन सा महीना, तो ये चल रहा है जून का महीना, ठीक है। तो ये जून के महीने में हमेशा बारिश होती है, जुलाई में भी बारिश होती है, अगस्त में भी बारिश होती है। उसी प्रकार ये काफ़ी समय से लोग देखते हुए आ रहे हैं और ये जो 35 साल का क्राइटेरिया आपने बताया है बिल्कुल सही है। जो जलवायु विद्वान होते हैं वो 35 साल के क्राइटेरिया को मेज़र करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार कुंती, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है, मतलब 20 जून को मनाया जाता है। 20 जून कब है? आज है भैया। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, देखो ऐसा आकलन है कि हर 20 मिनट में 20 लोग युद्ध, उत्पीड़न और आतंक से बचने के लिए अपना प्रवासी स्थान से पलायन करते हैं, दूर जाते हैं। बात को समझिएगा, बहुत गंभीर बात है, बहुत ही मतलब दयनीय बात है कि इस वैश्विक स्तर की सामाजिक व्यवस्था में जब मनुष्य अपने आप को सिविलाइज्ड समझता है, उसमें भी लोग युद्ध और उत्पीड़न के आतंक से बचने के लिए जो है पलायन करते हैं। 20 लोग हर मिनट में। आप सोचिए कि ये कितनी बुरी बात है।
है ना। तो इस बार का जो थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, शरणार्थियों को प्राथमिकता देना। प्राथमिकता देने से तात्पर्य है ये है मेरे प्रिय साथियों कि शरणार्थी घबराया हुआ होता है, उसको समझो, उसकी बातों को, उसकी कहानियों को सुनो और उनके लिए जो हमारे देश की जो मतलब कहा जा सकता है पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत उनका रख रखाव करो। ठीक है, तो ये है। वैसे बांग्लादेशी शरणार्थी, बांग्लादेशी लोग मिले थे अभी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो अभी कहा जा रहा है कि रायपुर में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। खैर, आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर में। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी, इन द सेंस आपका द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के बोर्ड में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? बताओ जल्दी से, फटाक से। अनुराधा ठाकुर जी की। ये 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, पहली बात मैं बता दूं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। आप देख सकते हैं इनका अनुभव। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 31st पहल इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इसमें पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश में पार्टिसिपेट किया है। भारत बॉन्ड ETF की शुरुआत इन्होंने की है ना। दीपम के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान, मतलब कि मुख्य रूप से कहा जा सकता है तो वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में ये बहुत ही जो है शानदार काम करने का अनुभव रखती हैं। ठीक है, चलो। सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। यह भारत की प्रतिभूति बाजार अर्थात शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इन सभी चीजों को देख रेख करती है। इन सभी चीजों का क्या करती है? पूरा आपका कहा जा सकता है कि इसमें ध्यान देती है, इसमें पकड़ बनाए रखती है ना, नियंत्रण करती है ना, निवेशकों के हित में कार्य करती है ना, नियमावली बनाती है, नियम बनाती है। कोई भी जो है आड़ा बाड़ा जो है आपका शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकता। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो पढ़ लो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी। 12 अप्रैल 1988 में इसका गठन हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तुहिन कांता पांडे इसके अध्यक्ष हैं। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर कौन है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के? तो संजय मल्होत्रा जी। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आधिकारिक तौर पर INS को खालिस्तान को आपका कमीशन किया है, मतलब कि शिफ्ट किया है, मतलब चालू कर दिया है, संचालित करने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? A विक्रांत, B विराट, C अजय या D अरनाला? बताओ जल्दी से फटाक से। तो इसका नाम है अरनाला, D अरनाला। D अरनाला नाम का जो है आपका ये कमीशन पनडुब्बी जो है इसे तैयार किया गया है। अब अरनाला की विशेषता जो है वो सामने देखने को मिलती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये, जो कि बहुत ही आधुनिक रूप से डिजाइन किया गया है। क्लियर? 77.6 मीटर इसकी लंबाई है, 1490 टन से अधिक वजन है इसका, और इसमें डीजल इंजन है, वाटर रेज है ना। सबसे बड़ा जहाज है भारत का। गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। L&T शिपयार्ड्स के सहयोग से, और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगाई गई है इसमें। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा प्रतीक है, महाराष्ट्र के अरनाला किले के नाम पर रखा गया है इसका। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत सरकार ने कार, जीप और वैन जैसी निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने हेतु कौन सा नया विकल्प लॉन्च किया है? कौन सा नया किया है विकल्प? तो फास्टैग आधारित वार्षिक पास, मतलब साल भर का पास एक बार में बना लो, और बनाने के बाद क्या करो? उसका उपयोग करते रहो। आपको जो है बार बार किसी भी प्रकार से फास्टैग रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं आप, 3000 रुपए लागत है इसकी। एक वर्ष 200 ट्रिप लगा सकता है। निजी कार, जीप, वैन, 4 व्हीलर, गैर व्यवसायी होनी चाहिए गाड़ी, याद रखिएगा। अगर वो
व्यावसायिक गाड़ी है तो उसके लिए नहीं है। भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसका कवरेज होगा। पहले 200 ट्रिप तक टोल शून्य होगा। उसके बाद है राजमार्ग एक्विटेशन की बात करें तो राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI और MORTH वेबसाइट के जरिए इसे करा जाएगा। हर दिन आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। 60 किलोमीटर के अंदर आने वाले को टोल प्लाजा से जुड़े विवादों को खत्म होगा। नगद रहित डिजिटल टोलिंग भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके लिए टोल दरों का पारदर्शी निश्चित कराया जाएगा और भीड़ वगैरह से बचेगा व्यक्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देख लेना, ये एग्जाम में पूछ लेगा। ऑपरेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आगे आने वाले एसएससी जेडी, एसएससी सीजीएल, साथ ही साथ व्यापम का आबकारी निरीक्षक का पद है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन सिंधु क्या रखा गया है? इसका नाम ऑपरेशन सिंधु, जो कि इजराइल में आपके भारतीय नागरिक जो रह रहे हैं, ईरान में जो फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक, उनको लाने के लिए ये किया जा रहा है। आप देख सकते हो ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इजराइल और आपका ईरान की, तो इजराइल भी जो है वो ईरान पे हमला कर रहा है और ईरान भी जो है क्या कर रहा है, हमला कर रहा है किस पे? तो ईरान पे। तो आप उसे देख ही रहे होंगे। ठीक है, और मैंने कल सारी चीज़ों को बताया था। इजराइल का जवाबी ऑपरेशन आया है ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से। ईरान ने परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना इसका उद्देश्य था, लेकिन कर नहीं पाया है। जवाब में ईरान मिसाइल शुरू कर दिया है और जो है आपका ये खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार से अन्य बड़े जो है अभियान देख सकते हो आप, स्क्रीन में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। 1990 में कुवैत में जो है आपका लोग जो युद्ध की स्थिति में फंसे थे, उन लोगों को जो है आपका बचाव अभियान चालू किया गया। ठीक है, जिसका नाम था 1990 कुवैत निकासी। सुकून 2006 में लेबनान में फंसे लोगों के लिए चालू किया गया था, जो कि इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के दौरान 1764 लोग बचाया गया था। सेफ कमिंग 2011 में लाया गया। ये लीबिया देश से लाया जा रहा था। गद्दाफी शासन के लिए विद्रोह के दौरान भारतीयों को निकाला गया इसमें। वैसे ही संकट मोचन, ये संकट मोचन को पूछा जा चुका है एसएससी में। 2016 में दक्षिणी सूडान में 153 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों को लाया गया था। वैसे ही देव शक्ति 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के समय जब भारतीय फंसे थे, और गंगा 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा लाया गया था, जिससे लोग सुरक्षित भारत वापस आ चुके थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। राम बहादुर राय। ठीक है, इसी को मैं काट दिया हूं। राम बहादुर राय आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पेन चलाते चलाते कभी ऊपर नीचे हो जाता है, होता है। ये रहे राम बहादुर राय। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है अर्थशास्त्र के जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, MA से। 40 वर्ष से अधिक पत्रकारिता कर रहे हैं, है ना। तो इनको मिला है क्या? तो पद्म आपका भूषण, है ना, पद्म भूषण। चलें आगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक बहुत बड़ा दिवस आ रहा है, जो कि हर साल 4 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले ये दिमाग में लाना है। आसान भाषा में भी समझेंगे। पहले एक बार आपको रीड करके मैं बता देता हूं कि ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान, उनके प्रभावों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से विकासशील देशों पर पड़ने वाला आर्थिक सामाजिक असर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एकजुटता को बढ़ाना। मतलब कि कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय साथियों, जैसे अभी क्या हो रहा है, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, वैसे ही अमेरिका जो है वो तंज
कर रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात मैंने आपको बताई थी। तो इन सब चीजों में जो विकासशील देश होता है वो प्रभावित सबसे ज्यादा होता है। विकसित देश जो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, पूंजीवादी देश, ये देश को फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि वहां की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, वहां के लोग रोजगारित हैं। लेकिन जहां बेरोजगारी दर ज्यादा है, जहां पर हम देखें कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं एमएसएमईज पे टिकी हुई है, उन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूएन का एक अच्छा रुख है ये। यूएन जो है क्या करेगा, इस दिवस को बनाकर उन सभी देशों को जो है ऐसा ना करने पर जो है बल डालेगा। ठीक है, समझ सकते हैं। चलें आगे। अगला प्रश्न है, अब तो रिवीजन करना चालू कर देते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को। भूपेंद्र यादव जी, जो कि IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के क्या बन चुके हैं? अध्यक्ष बन चुके हैं। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। 50 वर्ष पूरे किए थे आपके प्रोजेक्ट टाइगर ने। ठीक है, और मैं बता दूं कि भारत में के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रमुख जो बड़ी बिल्लियां हैं, बाघ हैं, शेर है, प्यूमा है, जगुआर है ना, इन सभी का संरक्षण करना। आर्म डुप्लांटिस 2025 फरवरी में अपना रिकॉर्ड तोड़े थे, जो कि था 6.267, वो अब 6.28 मीटर की ऊंचाई कूद चुके हैं। कौन से देर में? तो पोल वॉल्टर गेम बताया था, एक तो स्टिक लेके दौड़ते हैं, फिर उसके बाद जंप लेते हैं। ठीक है, चले आगे। हाल ही में वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। ठीक है, चले आगे। एलिस रोबे जो है अंकिता रैना के साथ ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 जीता है ना, युगल कप, जिसमें हमारी भारतीय खिलाड़ी, क्या नाम है इनका? तो अंकिता रैना जीती हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया जा रहा है, जो कि जनजातियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की सभी योजनाओं को क्या किया जाएगा? उनको अवगत कराया जाएगा। उन जनजातियों मतलब समूहों को भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत कर भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर रहा है? एकदम सिंपल सा आंसर है, नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है जून में वहां, और सब अब मोबाइल से वोटिंग करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत देश में मोबाइल से किसी चुनाव में वोटिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।